हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के दूसरे मेथड को, जिसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के कितने तरीके होते हैं, और दो तरीके हम लोगों ने देखा हुआ है नेम वाइज। पहले तरीके को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया अपने लास्ट क्लास में, जिसका नाम था टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। उस मेथड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, कंडीशन क्या था, और एक डायग्राम बना करके भी हम लोगों ने वो सारी बातें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पर चलेंगे, जिसका नाम मैं बता चुकी हूँ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम शॉर्ट में MRMC अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ये मेथड क्या है और इस मेथड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकालने के कितने कंडीशंस हो सकते हैं, आइए हम वो देखें। मैं आपको ब्रीफ में ये मेथड समझा चुकी हूँ, मेथड नहीं बट मेथड के अंदर के कंडीशंस बता चुकी हूँ। आज हम लोग उन्हीं दो कंडीशंस को यहाँ पे डिटेल में सबसे पहले समझेंगे, फिर हम उसको प्रूफ कर लेंगे टेबल और डायग्राम बनाकर। तो सबसे पहले हम जान लें कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम is often explained in terms of marginal revenue, that is MR, and marginal cost, which is MC, of production, you can say of production. So producers equilibrium को हम marginal revenue and marginal cost of production के basis पे भी define कर सकते हैं, ठीक है। According to this method, a producer will strike his equilibrium at which two conditions are satisfied. Producer equilibrium according to MRMC approach अपने इक्विलिब्रियम को वहीं पर चुनते हैं जहाँ पर दो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। पहला कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। द फर्स्ट कंडीशन for producers equilibrium according to MRMC approach, marginal revenue must be equal to marginal cost. And the second method and the second condition is marginal cost must be rising. मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ता हुआ होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी ये दो नेसेसरी कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई करेंगे, वहीं पे प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को चुनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट के कंडीशन पर ही
प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को चुनता है। तो आइए हम लोग इस दोनों कंडीशन को प्रूव करके देखें। एक टेबल बनाएंगे हम सबसे पहले, और फिर हम लोग उस टेबल में लिए गए वैल्यूज़ की मदद से ग्राफ्स बनाएंगे एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को निकालते हैं। तो चलें ज़रा देखें हम कि क्या है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू टैबुलर फॉर्म। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बना लेना है जिसमें हम MR एंड MC लेंगे फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक तरफ हम लेंगे आउटपुट, दूसरी तरफ हम लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, और एक तरफ लेंगे मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट का प्रोडक्शन हम 1 से बढ़ाएंगे यूनिट वाइज, और ये हम बढ़ाते हुए ले जाएंगे। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू ले रहे हैं 12 रुपीज़ पर एडिशनल यूनिट, और ये आपका हर एक एडिशनल यूनिट का हमने सेम लिया है, कांस्टेंट लिया है। ऐसा लेने के पीछे का कारण मैं अभी आपको बताऊं। हम लोगों ने रेवेन्यू के चैप्टर में पढ़ा था, आप याद करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट कब होगा। मार्जिनल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट कब होता है? जब आपका एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू उसके कांस्टेंट और बराबर हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू आपका कांस्टेंट कब होगा? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, चूँकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, तो जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होगा तो हमारा AR कांस्टेंट और उसी के बराबर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। और ये कंडीशन हमने पढ़ा था अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट किसी भी फर्म में किसी भी फर्म का जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट प्राइस के कारण AR कांस्टेंट होता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होता है। और चूँकि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट और बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के। ये सारी बातें हम लोगों ने रेवेन्यू के चैप्टर में डिस्कस करी थी डिटेल में। सो हम लोगों ने अज्यूम किया है, ये टेबल हमने इस एजम्पशन पर बनाया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और उसके कारण एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट, एंड एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। इसीलिए यहाँ पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू कांस्टेंट लिया। नाउ मूव ऑन टू द मार्जिनल कॉस्ट। इसका वैल्यू हम कुछ इस तरह से लेंगे 15, 12, 10, 9, 8, 7, फिर 8, 9, 10, 12, 15। आप देख पा रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू इनिशियली फॉल कर रहा है, और फिर हमने जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो मार्जिनल कॉस्ट का जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली घटता है, आप याद करेंगे बच्चों, MC इनिशियली डिक्रीज़ करता है, आफ्टर दैट इंक्रीज़ करता है। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था कि इनिशियली किसी भी इंडस्ट्री में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होता है, काम करता है, जिसकी वजह से इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, और यही कारण है कि मार्जिनल कॉस्ट शुरुआत में घटता है। फिर कुछ वक्त के बाद मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने लगता है, डिक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट बाद में बढ़ने लगता है। सो MC इनिशियली फॉल कर रहा है
एंड बाद में वो राइज करेगा, राइजिंग ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो लॉ है हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन लॉ, इसके लागू होने के कारण किसी भी इंडस्ट्री में शॉर्ट रन में जो आपका कॉस्ट है वो इनिशियली घटता है और फिर कुछ वक्त के बाद वो बढ़ने लगता है, और इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का जो वैल्यू है वो हमारा पहले घट रहा है और फिर वो बढ़ने लग गया। तो ये तो हो गई बात अबाउट द टेबल और टेबल में लिए गए वैल्यूज़। एंड नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को, कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा किस तरह से निकलेगा अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच जो हमने टेबल बनाया है। इस कंडीशन, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों को दो कंडीशंस जो हैं वो पूरे होने चाहिए। एक तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए और एक मार्जिनल कॉस्ट हमारा बढ़ना चाहिए। अब हम टेबल में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, पहला जो आउटपुट का प्रोडक्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू 12 है, मार्जिनल कॉस्ट 15 है। फिर जब सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 12 और मार्जिनल कॉस्ट भी 12 है। मतलब यहाँ पे MR जो है वो MC के बराबर है। यानी कि जो पहला कंडीशन है हमारा फॉर द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो सेटिस्फाई होता है एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। बट क्या सेकेंड कंडीशन पूरा हो रहा है? सेकेंड कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। मार्जिनल कॉस्ट का इस यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बाद से इंक्रीज होना ज़रूरी है। अब देखिए 12 के बाद ये 10 है, 9 है, 8 है, यानी यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे चूँकि सेकेंड कंडीशन जो है फॉर द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और ये रीज़न होगा कि ये, यानी कि ये आपका सिचुएशन नंबर 1 हो गया फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये पहला कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन पर प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को नहीं चुनेगा। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, बट मार्जिनल कॉस्ट इसके बाद बढ़ नहीं रहा है बल्कि वो घट रहा है। अब यहाँ पे सवाल है कि मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ता हुआ होना ही ज़रूरी क्यों है? ये कंडीशन ऐसा दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जहाँ पे भी ये दोनों कंडीशन पूरे होते हों, मतलब वहीं पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम है। सेकेंड यूनिट जो है यहाँ पे अगर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे भी समझो कि मार्जिनल रेवेन्यू 12 एंड मार्जिनल कॉस्ट 10, मतलब पर यूनिट बेच करके जो पैसा आ रहा है वो 12 रुपये है और एक यूनिट को बनाने का खर्चा 10 रुपये है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 यूनिट तक बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट तो हमारा घट रहा है, यानी पर यूनिट जो खर्चा है वो घटता जा रहा है। और मार्जिनल कॉस्ट अगर डिक्रीज़ करता है तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि आपको बेच के पैसा ज़्यादा मिल रहा है और बनाने का खर्चा आपका कम आ रहा है, विच मीन्स आप एक्स्ट्रा सामान बनाइए तब तक जब तक कि आपका MRMC के बराबर नहीं हो जाता। मतलब जितना पैसा बनाने में लगा अगर बेच के उतना ही पैसा आ रहा है तो वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। और अगर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट घटता है, मतलब बेच के आ रहा है 12 रुपये और एक यूनिट को बनाने में लग रहा है 15 रुपये, मतलब अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो फिर भाई लॉस है, क्योंकि बेचने पर सिर्फ 12 रुपये ही आ रहे हैं और बनाने का कॉस्ट मेरा 15 रुपये हो गया है, तो कॉस्ट ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया। तो अब इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाएं
तो प्रॉफिट बढ़ने के बजाय घटेगा, इनफैक्ट लॉस होगा। इसीलिए पहले सिचुएशन में क्योंकि कॉस्ट जो है वो अभी हमारा घट ही रहा है, तो और प्रोडक्शन को बढ़ाना लाभकारी है। प्रोड्यूसर सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर जब पहुंचेंगे, तब 10th आउटपुट के प्रोडक्शन पर प्रोड्यूसर देखेंगे कि एक बार फिर से जो मार्जिनल रेवेन्यू है एंड मार्जिनल कॉस्ट है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि 10th लेवल सिचुएशन नंबर 2 है। और यहाँ पे एक बार फिर से MRMC के बराबर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, और दूसरा कंडीशन देखें कि पूरा होता है कि नहीं, कि इसी लेवल के बाद से अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए, और 12 से मार्जिनल कॉस्ट हो गया है 15, मतलब यहीं पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। अब अगर इसके बाद एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो फिर फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होने लग जाएगा। और इसीलिए प्रोड्यूसर को 2 सिचुएशन मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। पहला सिचुएशन एट सेकेंड लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड दूसरा सिचुएशन एट 10th यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर दोनों में से सेकेंड सिचुएशन को, सेकेंड कंडीशन को स्ट्राइक करेगा, यानी कि 10th लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम को चुनेगा। सीधे शब्दों में क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच, जो बोथ द कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, और प्रोड्यूसर को जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वही प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अब ये तो बातें भाई बोल के बता दी कि दोनों कंडीशन यहाँ पूरा हो रहा था, ये तो हमने देखा, लेकिन मैंने बोला जहाँ पे दोनों कंडीशन पूरा होगा प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमम होगा, ये तो बोल दिया ना। अब इसको हम प्रूफ करके भी देखते हैं कि क्या वाकई में 10th यूनिट ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पर प्रॉफिट मैक्सिमम है और सेकेंड यूनिट पर प्रोडक्शन क्या प्रॉफिट क्या कम है। तो हम सिचुएशन नंबर 1 पर प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट कर रहे थे, आप याद करेंगे, और यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके प्रॉफिट को निकालेंगे। ठीक है, पहला सिचुएशन है ये। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। सेकेंड यूनिट पर टोटल रेवेन्यू निकालना है तो क्या करोगे, 12 + 12 इज इक्वल्स टू 24। नाउ टोटल कॉस्ट भी आप सिमिलरली सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करके निकालोगे। यहाँ पे आप बिल्कुल सेकेंड यूनिट का है तो 15 + 12 तो मिल जाएगा टोटल आपका जो कॉस्ट है वो। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट 5 इक्वल्स टू 24 माइनस 27 इज इक्वल्स टू -3, मतलब सेकेंड यूनिट पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट के बजाय हमें लॉस हो रहा है -3। यहाँ पे तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम आ रहा है। अब चलो तो हम अपने सेकेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर प्रॉफिट निकाल के देखें, तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट को निकालेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो एज सिमिलर टू फर्स्ट जो आपका हमने पहले सिचुएशन में प्रॉफिट निकाला, बिल्कुल उसी तरह से क्या करेंगे, तो हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, ये कहाँ है, तो 10th लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर है ना, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक सारा वैल्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू का वो ऐड करना पड़ेगा। तो 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 टाइम्स 12 को ऐड किया तो 10th लेवल का हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो निकल गया। हमने जब जोड़ा तो टोटल रेवेन्यू आया 120। फिर हम टोटल कॉस्ट भी इसी तरह से निकालेंगे सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करके, और ये भी हम लेंगे पहले यूनिट से जोड़ते हुए
10th यूनिट तक हम मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12। जब आप इन सारे वैल्यूज़ को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका टोटल जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 100। अब हम जब प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर निकालेंगे तो वो आएगा टोटल रेवेन्यू विच इज़ 120, टोटल रेवेन्यू विच इज़ 120 एंड टोटल कॉस्ट विच इज़ 100। तो 120 माइनस 100 करेंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 20, यानी कि 10th यूनिट जो था, 10th यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो था, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20। अब ये 20 आपको समझाने के लिए वैल्यू इतने कम लिए हुए हैं, आप इसको करोड़ मान लो, लाख मान लो, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो वैल्यू आया है 20 विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो कि आप किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे निकालोगे तो आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाएंगे तो प्रॉफिट और बढ़ सकता है, तो अगर हम इसको भी प्रूव कर लें कि क्या 11th यूनिट पर प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ तक जोड़ के 120 था टोटल रेवेन्यू, एक बार और 12 जोड़ दो तो 132 टोटल रेवेन्यू, एंड मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालेंगे 11th यूनिट पर तो वो आ जाएगा कितना, 100 था, 100 में 15 जोड़ो तो 115। आप 132 में 115 को घटाएंगे तो आपका वैल्यू आएगा 17। ठीक है, ये आया आपका प्रॉफिट कहाँ पे, 11th यूनिट पे, यानी कि एडिशनल यूनिट का जब प्रोडक्शन किया तब प्रॉफिट घट गया, 10th पे 20 था और 11th पे 17 हो गया। दैट प्रूफ्स कि जहाँ पे भी ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं, प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है ये वहीं पे मिलता है। अब हमने इन दोनों कंडीशंस को तो देख लिया टेबल की मदद से। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों ही कंडीशंस को हम एक बार और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हुए भी समझते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होगा कि जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे वहीं पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम निकलेगा और किस तरह से, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पर हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट को ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट का प्रोडक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्केलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो अब हम बना लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के प्रोडक्शन पर 12 है, इट्स 12 12 12 एवरीवेयर। तो आप यहाँ पे इसको जब आप प्रॉपर बनाओगे डॉट वगैरह देते हुए, मतलब कॉमन पॉइंट्स में, तो आपको कुछ इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन which is parallel to the x axis, x axis के parallel मिलेगा। This is your marginal revenue curve which is straight line। अब हम क्या कर रहेंगे, marginal cost बनाते हैं, marginal cost curve हम बना रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि marginal cost curve जो है वो हमारा इनिशियली marginal cost का वैल्यू घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो जब MC कर्व बनाएंगे तो पहले वो घटता हुआ आएगा। अच्छा, 1 पे है 15 यानी कि वैल्यू होगा यहाँ, 2 पे है 12, ठीक है, 3 पे है आपका कितना 10, 4 पे है 9,
कॉमन पॉइंट्स हम बनाते जा रहे हैं। 5 पे है 8, 6 पे है 'जब आप मार्जिनल कॉस्ट के सारे डॉट्स को मिला देंगे तो आपको MC का कर्व मिल जाएगा जो कि U शेप मिलेगा आपको, ठीक है। दिस इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट का। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, देखिएगा 2 सिचुएशंस हैं। एक तो कि सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट का जब प्रोडक्शन हो रहा है और एक है जब 10th यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A पर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, लेकिन यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फिर बढ़ना शुरू हुआ और पॉइंट B पर एक बार फिर MC कर्व MR कर्व को कट कर रहा है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के यहाँ पे बराबर है। और इसके बाद से मार्जिनल कॉस्ट का कर्व MR कर्व के ऊपर है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या था, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ कर रहा था। तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने इक्विलिब्रियम को एट पॉइंट B चुनेंगे। जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा वो आपका होगा एट पॉइंट B, क्योंकि पॉइंट B पर ही जो बोथ द कंडीशंस हैं फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कि मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट पॉइंट B। और यही कारण है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम को पॉइंट B पर चुनेगा, ना कि पॉइंट A पर। ये जो पॉइंट B है इसको B नाम देने के बजाय हम पॉइंट E भी नाम दे सकते हैं। दैट इंडिकेट्स द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड अ डायग्राम। ये सारे हो गए आपके प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को निकालने के दूसरे तरीके के कंप्लीट जो कंडीशंस हैं वो सारे। अब यहाँ पे आपको बस इतनी ही बातें जाननी थी। पहला, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब, मेथड में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब विच मीन्स कि क्या कंडीशंस हैं, फिर हमने उसको टेबल से प्रूव किया और फिर हमने उसको डायग्राम से प्रूव कर लिया। इसके बाद हमारा जो ये मेथड्स हैं ये कंप्लीट होता है और आपको मैं 2 अलग सिचुएशन बताती हूँ जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर का बिहेवियर हमको समझना होगा कि प्रोड्यूसर क्या बिहेव करेंगे। आप देखो, पहला सिचुएशन, 2 सिचुएशन हो सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा होगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू यानी पर यूनिट आउटपुट को बेच के मिलने वाला पैसा, मान लीजिए कि आपका 10 रुपया है और मार्जिनल कॉस्ट यानी पर यूनिट आउटपुट को बनाने का खर्चा मान लीजिए 5 रुपये है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, तो प्रोड्यूसर जो होंगे वो प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे और ये इंक्रीमेंट तब तक होगा प्रोडक्शन में, एज लॉन्ग एज, तब तक होगा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता है। ऐसा प्रोड्यूसर इसीलिए करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाना प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल होगा, प्रोड्यूसर को फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए क्योंकि खर्चा कम है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है तो प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे ताकि प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। तो सिचुएशन नंबर 1, अगर MR इज़ ग्रेटर देन MC रहता है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, तब तक इंक्रीज़ करते हैं जब तक उनका MR MC के बराबर नहीं हो जाता है। ये हो गया पहला सिचुएशन।
दूसरा सिचुएशन आइए समझें, अगर मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो गया मार्जिनल रेवेन्यू के, मतलब अगर कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, पर यूनिट आउटपुट को बनाने का खर्चा मेरा 10 रुपया है और पर यूनिट आउटपुट को बेच के हमको पैसा जो मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ 5 रुपये। खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो होंगे वो प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे, प्रोडक्शन को वो घटाना शुरू करेंगे। और अगर सवाल है कि कब तक घटाएंगे प्रोडक्शन को, तो एज लॉन्ग एज व्हेन MR बिकम्स इक्वल टू MC, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लेवल को घटाते रहेंगे। क्योंकि ये करना जब MC इज़ ग्रेटर देन होगा MR, और प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर इसीलिए घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना प्रोड्यूसर के लिए लॉस वाली बात होगी, क्योंकि ये लॉस का सिचुएशन है, खर्चा ज़्यादा कॉस्ट कम। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्शन को कट डाउन करते हैं, तब तक घटाते रहते हैं जब तक उनका MR MC के बराबर नहीं हो जाता है। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये ख़त्म होता है। एक टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बट एक टर्म है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस के स्थिति को हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, ना उनको प्रॉफिट मिलेगा ना ही लॉस मिलेगा। तो ये जो 3 अलग से सिचुएशंस आपको बताए हैं, ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए ये 3 आपको अलग से बताए हैं। ये 3 टर्म्स यानी सिचुएशन 1, 2 एंड ब्रेक इवन पॉइंट, दीज आर द डिफरेंट और अलग टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसी के साथ हमने जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, वो हम अब कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने सारे टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 में। तो हमारा यूनिट नंबर 3 आज के इस क्लास के बाद ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए यूनिट के साथ शुरुआत करेंगे, और तब तक के लिए आप सबका काम है जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं अब तक रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, आप थ्रू आउट यूनिट डिस्कस करें, आपस में पढ़ें खुद से। कहीं पे किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सारे क्वेरीज हम ऑफलाइन क्लासेस में भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।